ओके, तो जितना भी इनका ईएसआई कटना हो वो ईएसआई की एंट्री हम यहाँ दिखाएंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे, फिर उसके बाद पीएफ काटना होगा तो पीएफ के लिए लेजर लिखेंगे, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। इसके अलावा अगर ये ईएसआई के लिए एलिजिबल होते हैं तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, ईएसआई का पैसा काटना है सैलरी में से। इसके अलावा अगर ये किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स कटता हो तो इनका प्रोफेशनल टैक्स भी आपको स्पेसिफाइड जो भी इनका रेट होगा उस रेट से आपको प्रोफेशनल टैक्स काट लेना है। इसके अलावा अगर इनकी सैलरी टीडीएस के अंतर्गत आ जाती है, यानी एग्जाम्प्ट नहीं है, टीडीएस उस पर चार्ज होता होगा, तो आपको उस पर टीडीएस भी डिडक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा टू सैलरी पेबल, यानी अंत में जो बच गया पैसा वो एम्प्लॉय के खाते में जाएगा सैलरी पेबल। तो इसके अलावा जब आप सैलरी की पेमेंट करेंगे तब ये जनरल एंट्री दिखाएंगे, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर जब आप पीएफ की पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और टू बैंक, यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ में। इसी तरीके से जब आप ईएसआई की पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, और एम्प्लॉयर अपना खुद का कंट्रीब्यूशन उसमें देगा तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई और टू बैंक। इसके अलावा जब आप प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट करेंगे तो नीचे वाली जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, और लास्ट में अगर आप टीडीएस की पेमेंट भी कर रहे हैं तो टीडीएस अंडर सेक्शन, जिस भी सेक्शन के अंतर्गत आपने टीडीएस काटा हो, ठीक है, अकाउंट डेबिट और टू बैंक। तो ये तो जनरल एंट्री है बेसिकली। और मैं आपको एकदम क्लियरली बताऊं कि आपको एग्जाम में अगर कुछ आना है तो जनरल एंट्री आनी है, मतलब ये जनरल एंट्री जो है आपको आनी चाहिए और एक्सेल पे आपको इसको डालना है। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं आएगी। ठीक, जैसे आपको एग्जाम में मैं आपको बताऊं तो एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा, यानी कि ऐसा ही एक टेबल आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा और इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको जनरल एंट्री कर देनी है। ठीक, जैसे कि मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ता हूँ, फॉलोइंग आर द सैलरी डिटेल्स ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड। ये पैरामाउंट कंपनी है, ठीक है, और उनका ये सैलरी डिटेल है, कलकत्ता की कंपनी है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019। तो ये सपोज करिए ये जो सैलरी शीट है जनवरी 2019 का है पैरामाउंट लिमिटेड का। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब इस चार्ट को देखते हुए आपको पैरामाउंट की बुक में जनरल एंट्री पास करनी है, सैलरी की, पीएफ की, ईएसआई की, पीटेक्स की, टीडीएस की, ये सारी एंट्री आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, नीचे देखिए एक नोट लिखा है, सैलरी बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो ध्यान दीजिएगा कि सैलरी कब ड्यू होती है, महीने के लास्ट में। अब ऊपर क्वेश्चन में आपको दिया है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019, यानी कि सैलरी ड्यू आप कब कराएंगे, तो जनवरी के लास्ट में, यानी 31 जनवरी को आपको पहली एंट्री डालनी है सैलरी ड्यू की। ठीक है, एंड इज पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। अब जो सैलरी की पेमेंट है वो होनी कब है, तो जनवरी का ये ड्यू हुआ तो सैलरी जनवरी की कब देंगे आप, फरवरी में, यानी 1 तारीख को सैलरी की पेमेंट की एंट्री आपको दिखा देनी है। द कंपनी हैज मेड स्टेटरी पेमेंट एज फॉलोज। इसके अलावा कंपनी ने जो स्टेटरी पेमेंट की है जैसे कि पीएफ की पेमेंट, ईएसआई की पेमेंट, पीटेक्स की पेमेंट और टीडीएस की पेमेंट, तो उसके लिए तारीख यहाँ पे डिफाइंड है। तो आप जब जनरल एंट्री करेंगे तो यही तारीख डालेंगे, यानी कि टीडीएस की एंट्री आपको कब दिखानी है, 5 फरवरी को। प्रोविडेंट फंड आप कब पेमेंट कर रहे हैं, 10 फरवरी को। ईएसआई की पेमेंट भी कब कर रहे हैं, 10 फरवरी को। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स आप किस तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, 15 फरवरी को। ठीक है, तो नीचे आपको इसका आंसर वगैरह सब दिया हुआ है। तो मैं पहले आंसर पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये जो थोड़ा सा चार्ट है हम लोग इसको भी समझ लेंगे, या पहले चार्ट ही समझ लेते हैं उसके बाद हम नीचे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने यहाँ इस कंपनी में कुल 6 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ओके, 6 एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं और 6 एम्प्लॉय की अलग अलग बेसिक सैलरी, जो कि आप देख सकते हैं, आकाश गणपत 5,000 रुपये पाते हैं, अनिल शाह 6,000 पाते हैं, ये 7,000 पाते हैं। और इनको इस बेसिक के ऊपर कुछ डीए का पैसा मिलता है, जैसे कि इन्हें 2,000 मिल रहा है, इन्हें 2,400 मिल रहा है, इन्हें 2,800 मिल रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर इन्हें क्या मिलता है, एचआरए। ठीक है, तो ये एचआरए हो गया। फिर इन सबको जोड़ दीजिए, यानी बेसिक, डीए, एचआरए, ये तीनों को जोड़ने के बाद आपका ग्रॉस सैलरी निकल के आएगा 8500। ठीक है, तो ये हो गया ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी के बाद आपको फिर क्या देखना है, पीएफ।
पीएफ इनका कितना कटा, तो पीएफ की कैलकुलेशन आपको पता है कि ये फिलहाल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपको पता है कि 12% से होता है। और 12% किस चीज का कैलकुलेट होता है ये भी आपको दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। तो 12% जो कैलकुलेट होता है वो बेसिक और डीए का कैलकुलेट होता है, यानी कि यहाँ पे जो 840 रुपया आया हुआ है तो वो कैसे आया है, 5000 प्लस 2 7000, यानी 7000 का 12% यहाँ पे निकला है। ठीक है, यानी 840 रुपया। ठीक, तो ये पीएफ की कैलकुलेशन होगी। इसी तरीके से ईएसआई की कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिख रही है, तो ईएसआई की कैलकुलेशन भी समझिए कैसे होती है। अभी हम लोग एक्सेल पे इसको कर लेते हैं ताकि आपको एकदम पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो ईएसआई की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो याद रखिएगा ईएसआई की जो कैलकुलेशन होती है वो ग्रॉस सैलरी पे होती है, यानी कि ये जो ग्रॉस सैलरी आपको दिख रही है इसके ऊपर ये कटा है ईएसआई, यानी 1.75%। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स के बारे में हर स्टेट का अलग अलग स्लैब होता है। तो ये फिलहाल कंपनी कहाँ की है, कलकत्ता की है। तो आपकी बुक में कलकत्ता का स्लैब दिया हुआ है और उस स्लैब के अनुसार से यहाँ पे जितनी भी इनकी ग्रॉस सैलरी होगी, ठीक है, टोटल सैलरी के हिसाब से हम स्लैब देख के यहाँ पे इनका पीटेक्स चढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे नील है तो इसका मतलब है इनकी ग्रॉस सैलरी 10,000 से कम है, या कि ये देख सकते हैं इनकी 8500 ग्रॉस सैलरी है, तो इनका कोई प्रोफेशनल टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से अनिल शाह है, इनकी 10,000 से ऊपर सैलरी है, तो 10,000 से लेके आई थिंक 15,000 तक, 15,000 या जो भी स्लैब हो, तो 110 रुपया इनका पीटेक्स कट रहा है। तो पीटेक्स आपको इस तरह से निकाल लेना है। इसके अलावा टीडीएस आप देख रहे हैं, टीडीएस का कॉलम है। तो आपके यहाँ सिर्फ एक एम्प्लॉय ऐसा है जो जिसकी सैलरी जो है टीडीएस की रेंज में आती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी ग्रॉस सैलरी लगभग 22,100 रुपए है, तो टीडीएस की रेंज में आती है। तो इसके ऊपर क्या चार्ज हुआ है, टीडीएस, तो यहाँ पे टीडीएस कट गया है। ठीक, इसके अलावा ये नेट सैलरी है। ध्यान दीजिए नेट सैलरी आपको निकालना कैसे है, तो ये जो ग्रॉस सैलरी आप देख रहे हैं, ठीक है, ग्रॉस सैलरी में से जो जो पैसा डिडक्ट हुआ है, यानी देखिए एम्प्लॉय के दो चीजें होती हैं, एक एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, तो ये वाली टेबल में ये जो कॉलम आपको दिख रहा है ये अर्निंग का कॉलम है, और एक उनकी सैलरी में से पैसा डिडक्ट होता है, तो ये डिडक्शन का कॉलम है, पीएफ, ईएसआई, पीटेक्स, टीडीएस, राइट। तो सबसे पहले हम अर्निंग देखते हैं और अर्निंग को जोड़ लेते हैं। तो ग्रॉस सैलरी जो है इसकी टोटल अर्निंग हो गई। अब इस टोटल अर्निंग में से पीएफ का पैसा कटा, ईएसआई का पैसा कटा, पीटेक्स का पैसा कटा और टीडीएस का पैसा कटा। तो 8500 में से ये सारे पैसे माइनस करने के बाद जो बचेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, नेट सैलरी। और यही नेट सैलरी जो है एम्प्लॉय के हाथ में उसको मिलेगा। ठीक, तो यहाँ तक हम समझ गए। चलिए इसको हम लोग एक्सेल पे आज ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भी समझ में आएगा, आप कैसे कैलकुलेशन करनी है वो भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो मैं ओपन कर लेता हूँ एक्सेल। ओके, कुल 6 एम्प्लॉय हैं हमारे, और ठीक है चलिए निकालते हैं। थोड़ा सा एक्सेल खुलने में समय लगता है। ठीक है, ओके, तो हमारा एक्सेल खुल गया। मैं आपको एक्सेल की स्क्रीन पे ले चलूँ जरा, दिस वन। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक्सेल की स्क्रीन दिख रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो कॉलम हमें बनाया है एम्प्लॉय नेम का कॉलम बनाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, ओके। अब एम्प्लॉय नेम में सबसे पहला नाम है आकाश गुप्ता, आकाश गुप्ता। सेकंड नाम है हमारा अनिल शाह, ओके। थर्ड नाम है सुनील मुखर्जी, सुनील मुखर्जी। फिर है विकास बेग, ओके। फिर है आपका अमोल पांडे, ओके। फिर है दीपक सिंह, ओके। तो ये हमारे 6 एम्प्लॉय हो गए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बेसिक सैलरी इनकी नोट कर लें जरा। तो बेसिक, ओके, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब चलिए इनकी बेसिक सैलरी जरा चढ़ा लें। मान लीजिए आकाश गुप्ता को मिलता है 5,000 रुपये, 5,000। उसी तरह अनिल शाह को मिलता है 6,000,
और सुनील मुखर्जी को 7,000, विकास को 8,000 और अमोल पांडे को 9,000, 9,000 और आपका दीपक सिंह जो है इनको मिलता है 13,000 रुपया। ठीक है, तो ये इनका हो गया बेसिक। और इसके बाद हमें चढ़ाना है क्या, डीए। ओके, तो डीए यहाँ पे 5,000 का इनको मिलता है 2,000 रुपया। फॉर एग्जाम्पल आकाश गणपत को जो डीए मिलता है वो 2,000 मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये 2,000 जो मिल रहा है, तो क्योंकि जो डीए होता है वो बेसिक का सर्टेन परसेंटेज होता है, तो हमें सबसे पहले ये पता लगा लेना चाहिए कि बेसिक का कितना परसेंट डीए के रूप में मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपल सी कैलकुलेशन करता हूँ, 2,000 डिवाइडेड बाई 5,000, तो थोड़ा सा हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। वो इक्वल टू मैंने लगाया नहीं, इक्वल टू 2,000 डिवाइडेड बाई 5,000, तो लगभग 40% है ना। क्लियर। चलिए रैंडमली हम लोग किसी और का चेक कर लेते हैं। सपोज 7,000 इक्वल टू 7,000 इंटू 40%, तो 7,000 का यानी सुनील मुखर्जी को 2,800 डीए मिलता होगा। हाँ एकदम सही है। चलिए, यानी कि हमें पता चल गया कि ये जो डीए मिलता है ये बेसिक का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू ये जो बेसिक सैलरी है, तो डीए कितना मिलता है बेसिक का इंटू 40%, तो इंटू 40%। ठीक है, तो ये हमारा डीए यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ड्रैग कर देते हैं इसको और एक बार मिला लेते हैं। 5200 सबसे लास्ट वाले को मिला है। चलिए ठीक है, 5200, 3600, 3200। ओके, डीए के बाद सब कुछ सही है। बेसिक के बाद डीए हो गया। डीए के बाद अगली चीज जो इनको मिलती है वो है एच आर ए। एच आर ए, तो एच आर ए जो है, अब इसको भी देखना पड़ेगा कि ये कितना परसेंटेज यहाँ पे मिलता है। तो सपोज एच आर ए इनको मिल रहा है 1,500, तो जरा मैं परसेंटेज निकाल लेता हूँ। तो परसेंटेज निकालने का सिंपल सा तरीका है, मान लीजिए इक्वल टू इनको 1,500 एच आर ए के रूप में मिलता है। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए आप बेसिक से, तो आपको पता चल जाएगा बेसिक का कितना परसेंट मिलता है। राइट, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.3 आ रहा है, इसका मतलब 30% मिलता है। ठीक है, एक आधे और एम्प्लॉय का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज 9,000 का 30% निकाल लेते हैं, इक्वल टू 9,000 इंटू 30%। तो 9,000 का 30% हो गया 2,700। चेक कर लेते हैं। ओके, ये भी सही है। ये 30% ही मिल रहा है एच आर ए बेसिक का, तो यहाँ पे आप फिर से एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, इक्वल टू बेसिक और इनटू 30%। ठीक है, तो यहाँ पे एच आर ए भी आपका कैलकुलेट हो गया। ठीक है, एच आर ए के बाद नेक्स्ट जो है वो है ग्रॉस सैलरी। ओके, तो ग्रॉस सैलरी सिंपल क्या करना है, आपको सबको जोड़ देना है, ऐड कर देना है मतलब। तो इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस प्लस आपका एच आर ए, तो ये आपका निकल गया ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ तक तो हमने कैलकुलेशन कर ली और यहाँ पे बेसिक का टोटल भी निकाल लेते हैं, इक्वल टू सम। तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब कैलकुलेशन सही हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, तो मैं एक बार मिला लेता हूँ। डी ए हमारा 19,200 है, सही है। 14,400 आपका एच आर ए हो गया और 81,600 आपका ग्रॉस सैलरी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इनके डिडक्शंस की, यानी कि प्रोविडेंट फंड पीएफ की। ठीक, तो ये जो हमारा कॉलम हो गया, ये अर्निंग का कॉलम हो गया। ये इतना एम्प्लॉय की अर्निंग है, यहाँ पे मर्ज करके मैं लिख देता हूँ अर्निंग्स। ठीक है, और अब जो हम कैलकुलेट करेंगे वो है डिडक्शन। तो डिडक्शन में पहली डिडक्शन जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो है पीएफ। ओके, तो पीएफ के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूला चलाएंगे, तो पीएफ के बारे में आपको एकदम क्लियर पता है कि पीएफ कितना कटता है, 12%। तो प्रोविडेंट फंड जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोविडेंट फंड
प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन कैसे होती है? तो प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन होती है बेसिक, ठीक है, और प्लस डीए, ठीक है, बेसिक प्लस डीए जितना भी हो उसका इंटू 12%, राइट। तो ये है आपकी पीएफ की कैलकुलेशन। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और होती है कि अगर किसी की सैलरी 15,000 से ज़्यादा हो जाती है ना, बेसिक और डीए दोनों जोड़ के अगर 15,000 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर उनका 15,000 का 12% कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला चलाना है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये दीपक सिंह है ना, ये 13,000 पाते हैं, ठीक, तो इनका बेसिक और डीए दोनों जोड़ के 100% क्या हो जाएगा, 15,000 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बाकी सब 15,000 के नीचे की सैलरी वाले हैं, बाकी में दिक्कत नहीं आएगी, दीपक सिंह में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला चलाना है वहाँ पे आप इफ का यूज कर लीजिएगा, जैसे कि एक्सेल में आपने पढ़ा है इफ की कंडीशन। तो यहाँ मैं इफ चला देता हूँ, इक्वल टू इफ। तो अब इफ की कंडीशन हमें लिखने की, यदि इनका बेसिक और डीए दोनों जोड़ के अगर 15,000 से ज्यादा होता है या 15,000 से कम, दोनों में से हम जो भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इफ का ब्रैकेट ओपन कर लिया, इफ। अब हम कंडीशन लिखेंगे, तो कंडीशन क्योंकि बेसिक और डीए दोनों को जोड़ना है तो मैं इनको ब्रैकेट में कर लेता हूँ। तो इफ के बाद मैंने ध्यान दीजिए डबल ब्रैकेट ओपन किया है, इफ बेसिक और ये प्लस डीए, ठीक है, ये दोनों जोड़ के अगर क्या होता है, बड़ा होता है। आप ग्रेटर देन या लेस देन कुछ भी लेके चल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लेके चलता हूँ। ग्रेटर देन 15,000 होता है, ठीक है, 15,000, या लेस देन लेके चलते हैं, थोड़ा सा हमें भी आसानी रहेगी कि छोटा होता है किससे, 15,000 से। तो एक्सेल क्या करे, है ना, कि यदि इनका बेसिक और डीए दोनों जोड़ के अगर 15,000 से कम होता है तो फिर क्या कैलकुलेशन करनी है। तो हमें सिंपल से कैलकुलेशन करनी है बेसिक डीए का 12%, ठीक। तो यहाँ पे फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और बेसिक और प्लस डीए, ठीक है, बेसिक प्लस डीए और इनटू 12%। इट मीन्स कि अगर इनका बेसिक और डीए दोनों जोड़ के 15,000 से कम होता है तो एक्सेल क्या करे, तो एक्सेल बेसिक और डीए दोनों जोड़े और उसका 15% यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल दे। फिर हम लिखेंगे वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अगर इनका बेसिक और डीए दोनों जोड़ के 15,000 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कम नहीं होता है बल्कि ज्यादा होता है, तो आंसर क्या है। तो हमारा आंसर आना चाहिए उस केस में 15,000 का 12%, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 15,000 इंटू 12%, ठीक, और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो ये इफ का फॉर्मूला है पीएफ निकालने के लिए एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे 840 आ गया पहले एम्प्लॉय का, और यहाँ पे हम इसको ट्रैक कर देते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे सबका पीएफ कैलकुलेट हो गया, ठीक। टोटल निकाल देते हैं, तो टोटल यहाँ पे सम हुआ ही है, इसको ड्रैग कर देते हैं। तो हमारा पीएफ का टोटल हो गया कितना, 7,680 रुपये। मैं मिला लेता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटे सा गड़बड़ है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन है वो मैं वहाँ पे आपको लेके चलूँ, और एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका पीएफ कैलकुलेट हुआ, पहला वाला एम्प्लॉय जो है उसका 840 रुपया है, दूसरे वाले एम्प्लॉय का 1,008 रुपया है। मैं चेक भी करता चलता हूँ, सही है। फिर है 1176, ठीक है, बाकी सब सही हो गया। बस ये अंत में देखिए दीपक सिंह के बारे में, दीपक सिंह का यहाँ कोई पीएफ नहीं कटा है, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है कि इनका पीएफ क्यों नहीं कटा। तो देखिए जिनकी भी सैलरी 15,000 से ऊपर होती है, ठीक, तो अब एम्प्लॉय के ऊपर एक ये भी होता है कि उसको अगर 15,000 से ऊपर मिल रहा है, बेसिक और डीए दोनों जोड़ के 15,000 से ऊपर मिलता है, तो अब ये उसकी मर्जी है कि वो अपना पीएफ कटवाए या फिर ना कटवाए, ठीक है। जैसे हमने अभी कल परसों की क्लास में 2-3 चीजें पढ़ी थी कि मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय है, अगर उसका 15,000 से कम होता है बेसिक और डीए, तो उनको जो भी उनका बेसिक और डीए होगा उसका 12% उनका पीएफ कटेगा। फिर एक केस हमने ये पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज्यादा होती है और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों अगर एग्री होते हैं तो हायर रेट से भी पीएफ जो है चार्जेबल है, मतलब हायर रेट से भी पीएफ कट सकता है। तो एक और केस आप ये समझ लीजिए आज कि अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसका बेसिक और डीए दोनों जोड़ के अगर 15,000 से ऊपर होता है, तो अब ये वॉलंटरी है कि मान लीजिए वो चाहे तो अपना पीएफ कटवाए और चाहे तो अपना पीएफ ना कटवाए। तो हमारे केस में यहाँ पे जो दीपक सिंह है, आप देख सकते हैं इनका 13,000 और ये 5,000 डीए मिलता है, यानी दोनों जोड़ के 15,000 से ऊपर है, और ये अपना पीएफ नहीं कटवा रहे हैं, ठीक है। तो इनका पीएफ अगर नहीं कटवा रहे तो आपको काटना भी नहीं है, ठीक। तो हम लोग एक्सेल में चलते हैं और इनका पीएफ जो है कैलकुलेट नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूले को क्या कर देंगे, डिलीट मार देंगे, दिस वन।
तो यहाँ पे पीएफ का जो टोटल आ गया है वो है 5,880, तो मैं मिला लेता हूँ तो बिल्कुल सही है 5,880। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, ईएसआई की। ईएसआई की कैलकुलेशन आपको एम्प्लॉय की सैलरी में से ईएसआई कैसे डिडक्ट करना है। ठीक, तो ईएसआई, ईएसआई के बारे में ध्यान दीजिएगा कि ईएसआई की कैलकुलेशन कैसे होती है, मैं नीचे लिख देता हूँ ईएसआई। तो ईएसआई कैसे काटना है, तो ईएसआई ग्रॉस सैलरी के ऊपर कटता है, याद रखिएगा, ग्रॉस सैलरी, और जितनी भी ग्रॉस सैलरी होती है उसका इनटू 1.75%, ये आपका ईएसआई का रेट है। इस रेट से एम्प्लॉय का ईएसआई कटता है, और यहाँ पे जो सीलिंग है वो है 21,000 रुपए की। ठीक है, यानी 21,000 से किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी अगर ज़्यादा होती है तो फिर उसका ईएसआई नहीं कटेगा, वो ईएसआई के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक, तो आपको फॉर्मूला इसी ढंग से लगाना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ दीपक सिंह हमारा एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसका जो ग्रॉस सैलरी है, टोटल सैलरी, वो 21,000 से ऊपर है। बाकी सारे जितने भी एम्प्लॉय हैं हमारे, वो सब 21,000 के नीचे हैं। तो ईएसआई निकालने के लिए भी, चूंकि हम चाहते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो, तो यहाँ पे भी हम इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल टू इफ। लॉजिक क्या लिखेंगे, तो लॉजिक सिंपल सा आपको ये लिखना है कि यदि ये जो ग्रॉस सैलरी है, इफ ये ग्रॉस सैलरी अगर क्या हो, लेस देन का साइन लगाते हैं, कितना, 21,000 हो, लेस देन 21,000 हो, यानी कि इनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 21,000 से अगर कम हो, तो क्या करे एक्सेल, तो एक्सेल ग्रॉस सैलरी का इंटू 1.75% कैलकुलेट कर दे। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी और इंटू 1.75%। ठीक है, और नहीं तो क्या करें, नहीं तो अब चूंकि 21,000 से अगर इनकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी अगर ज़्यादा हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि इनका कोई ईएसआई ना कटे। ठीक है, तो उस केस में अगर इनकी सैलरी अगर 21,000 से ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या है, ब्लैंक आए। ठीक है, कोई कैलकुलेशन ना हो। क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट हो गया आपका। ट्रैक कर देते हैं, तो हमारा दीपक सिंह तक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका ईएसआई कैलकुलेट हुआ है। सिर्फ आपका ये जो दीपक सिंह है इसका ईएसआई नहीं कैलकुलेट हुआ, क्योंकि इनकी जो क्रॉस सैलरी है वो 21,000 से ऊपर है। ठीक है, अब जरा अमाउंट हम लोग मिला लेते हैं, 148, 179। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपल से क्या है कि इसको राउंड कर दिया गया है, यानी 148.75 है, तो यहाँ पे जो आंसर आया है वहाँ पे वो 149 रुपीज़ आया। तो आप यहाँ पे राउंड करने के लिए सिंपल क्या फॉर्मूला चला सकते हैं, और एक सेकंड में जरा एक चीज़ और गौर कर लूँ, सुनील मुखर्जी 208 रुपये। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा जो फॉर्मूला आप चला सकते हैं वो है राउंड फंक्शन। ठीक है, इक्वल टू राउंड, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है इफ का, इसके पहले क्या चला दीजिए, राउंड। ठीक है, तो राउंड में देखिए दो बातें पूछता है, नंबर और कॉमा नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, तो नंबर, तो जो इफ का आंसर आएगा वही आपका नंबर हो जाएगा, और कॉमा लगा के जो नंबर ऑफ डिजिट आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, 0। ये क्या हो गया, 0। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है आ जाएगा, जो भी आपको लाना था आंसर। ओके, यहाँ तक ट्रैक नहीं करते हैं, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ईएसआई का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,042 रुपये। मैं मिला लेता हूँ, तो 1,042 एकदम सही है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पी टैक्स की। पी टैक्स, पी टैक्स। ठीक है, तो आपको अब ध्यान दीजिए पी टैक्स कैसे निकालना है। ठीक है, तो पी टैक्स निकालने के लिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर पे लेके चलता हूँ। अब देखिए पी टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो कंपनी है वो कहाँ की है। तो जैसे कि हमें दिख रहा है हमारी कंपनी कहाँ की है, कोलकाता की है, तो आपको कोलकाता का स्लैब देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोलकाता का स्लैब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर, आई थिंक हमने कल देखा था, शायद इसी में था। दिस वन, कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल, तो आपको ये स्लैब फॉलो करना है, दिस वन। ठीक है, कि अगर किसी की सैलरी अप टू 10,000 हो, और सैलरी का मतलब क्या, ग्रॉस सैलरी, ध्यान दीजिएगा, सैलरी मतलब यहाँ पे बेसिक डी ए टी एच आर ए को नहीं देखना, सीधे उनके जितनी भी अर्निंग हो उसको देखना है, यानी टोटल सैलरी को देखना है। तो ऐसा एम्प्लॉय जिसकी टोटल सैलरी 10,000 से ऊपर होती है, सॉरी 10,000 तक होती है, यानी 0 से लेकर 10,000 तक, तो उनका कोई प्रोफेशनल टैक्स चार्ज नहीं होगा।
10,001 से लेके अगर 15,000 तक होती है तो 110 रुपये, 15,001 से अगर 25,000 हो तो 130 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इनका जो है वो प्रोफेशनल टैक्स चार्ज होना है। तो यहाँ पे आप इसको भी फॉर्मूले में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, तो इफ फंक्शन होता है, इफ फंक्शन की मदद से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इफ फंक्शन लगाते हैं, एक्सेल पे आते हैं और प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेट करते हैं किसकी मदद से, इफ की मदद से, इक्वल टू इफ। तो एक्सेल में आपने मल्टीपल इफ पढ़ा था, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इफ हमारा पहला कंडीशन क्या है कि यदि एम्प्लॉय की जो ग्रॉस सैलरी हो, इस सेल का रेफरेंस लीजिएगा। ठीक है, ग्रॉस सैलरी अगर क्या हो, लेस देन, किसका साइन लगाएंगे, लेस देन, किससे लेस देन हो, 10,000 से। ठीक है, तो एम्प्लॉय का जो पीटेक्स है वो कितना कटे, 0 यानी नील, कॉमा, फिर इफ लगाइए, इफ की जो ग्रॉस सैलरी है, ठीक है, क्या हो, लेस देन। अब की बार किससे लेस देन, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देख लेना है, मैं देख लेता हूँ। तो लेस देन है, सेकंड जो हमारी कंडीशन है वो है 15,000, यानी 15,000 से अगर कम हो, 15,000। तो इस केस में 15,000 से अगर इनका जो पीटेक्स सॉरी जो ग्रॉस सैलरी अगर 15,000 से कम हो तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 110 रुपये, यानी 110 रुपये चार्ज होना चाहिए पीटेक्स के रूप में। ठीक है, चलिए अगेन इफ चलाते हैं, इफ और फिर से ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ओके, अब ये इफ ग्रॉस सैलरी, फिर से किसका साइन, लेस देन हो, किससे, तो मैं स्लैब देख लेता हूँ एक बार। तो नेक्स्ट स्लैब जो है वो है 25,000 से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25,000। तो पीटेक्स कितना कटे, तो 25,000 से अगर कम होता है तो 130 रुपये चार्ज हो, 130 रुपीज, कॉमा, फिर अगेन एक बार इफ, और फिर से क्या लेंगे, ग्रॉस सैलरी, और अब की बार लेस देन हो किससे, 25,000 के बाद नेक्स्ट स्टेप है 40,000, 40,000। तो उस केस में जो हमारा टैक्स कटना चाहिए वो 150 रुपये पीटेक्स के रूप में कटना चाहिए। और लास्ट में जो है वो है 40,000 से अगर ज़्यादा हो तो 200 रुपये। तो लास्ट वाला आपको पता है शर्त या कंडीशन नहीं लिखी जाती, सीधा आंसर लिखा जाता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिख दीजिए, 200। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ कि यदि ये जो E4 सेल है यानी कि ग्रॉस सैलरी, अगर इनकी टोटल सैलरी अगर क्या हो, 10,000 से कम हो, तो आंसर क्या है, 0, यानी पीटेक्स इनका कोई भी पीटेक्स चार्ज ना हो। फिर दूसरी कंडीशन हमने क्या लिखी, इफ ग्रॉस सैलरी अगर छोटी हो यानी लेस देन हो, किससे, 15,000 से कम हो, तो इनका पीटेक्स कितना कटे, 110 रुपया। फिर अगर सैलरी 25,000 से कम हो तो 130 रुपया कटे, और अगर 40,000 से कम हो तो 150 रुपया कटे, और नहीं तो 200 रुपया कटे। तो यहाँ पे हमारे इफ कंडीशन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जितनी बार इफ चलाए उतनी बार आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे आपका पीटेक्स कैलकुलेट हो गया। जैसे कि हमारा जो पहला एम्प्लॉय है इसका कोई पीटेक्स नहीं कटा। बाकी के एम्प्लॉय का देख लेते हैं, तो बाकी के एम्प्लॉय का यहाँ पे पीटेक्स कैलकुलेट हो गया है, और इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस कॉलम का जो टोटल आ गया वो 590 रुपये आ गया। मैं जरा क्वेश्चन देख लेता हूँ कि सही कैलकुलेट हुआ है कि नहीं। कहाँ चला गया, ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है, 590 रुपया है आपका जो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या है आपका, टीडीएस का, टीडीएस। ठीक है, अब टीडीएस के केस में टीडीएस की भी कैलकुलेशन होती है, जो समझ लीजिए मैनुअली। ठीक है, लेकिन टीडीएस के केस में आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि जिस साल का भी है उस साल का आपको स्लैब पता होना चाहिए, तब आप टीडीएस की कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टीडीएस की कैलकुलेशन नहीं करने वाला। कहने का मतलब सिर्फ एक ही लोगों का टीडीएस कटा है, सिर्फ दीपक सिंह का, कितना, 69 रुपीज। तो मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ कि सपोज दीपक सिंह का सैलरी के ऊपर 69 रुपीज क्या कटा है, टीडीएस कटा है। ठीक है, इस कॉलम को भी हम ट्रैक कर लेते हैं, तो हमारा टीडीएस अपडेट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, नेट सैलरी, नेट सैलरी। ठीक है, नेट सैलरी कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया नेट सैलरी का मतलब ये जो ग्रॉस सैलरी है इसमें से पीएफ, ईएसआई, पीटेक्स और टीडीएस क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो आपका क्या निकल आएगा, नेट सैलरी, तो इक्वल टू दिस वन, ये ग्रॉस सैलरी, और इसमें से हम क्या कर लेते हैं, माइनस, और माइनस करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला चला देते हैं किसका, सम का। ठीक है,
माइनस सम ऑफ पीएफ, ईएसआई, पीटेक्स और टीडीएस। ठीक है, एंटर। तो यहाँ पे नेट सैलरी आ गई इनकी 7511 रुपया, और इसको हम ट्रैक कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे इसको भी ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारा आ गया 74,019। हाँ, एकदम सही है। ठीक है, तो ये हमारा जो चार्ट है वो बनके तैयार हो गया। बाकी इसको हम बोल देते हैं किसका कॉलम है, डिडक्शन का कॉलम है। ठीक है, पहला अर्निंग का कॉलम, दूसरा ये डिडक्शन का कॉलम हो गया आपका। ओके, और यहाँ पे आपका जो आंसर है वो ये आना चाहिए, कितना, 74,019। तो मैं आपको यहाँ पे एक आंसर दिखा देता हूँ, 74,019। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमें करनी होगी जनरल एंट्री। ठीक है, किस तरीके से जनरल एंट्री आपको बनानी, तो अभी आज तो टाइम खत्म हो गया, अब मुश्किल से 3 मिनट और बाकी है हमारी क्लास का। ठीक है, तो हम लोग जनरल एंट्री वाला पोर्शन कल करेंगे। तो आज आपका जो काम है, मतलब अपने घर पे थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। ये जो एक्सेल की शीट है इसको जरूर प्रिपेयर करिएगा, और मैं अभी एक्सेल की जो शीट अभी भी जो मैंने बनाई है वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। आप उसमें फॉर्मूला देख लीजिएगा, अगर आप फॉर्मूले में फंसते हैं तो एक बार एक्सेल की शीट को आप देख जरूर लीजिएगा। कहने का मतलब आपको पीएफ, ईएसआई, पीटेक्स, ठीक है, ये कैलकुलेट करने आना चाहिए, है ना। तो आज का जो क्लास था वो बस इसी पे था, और आपको ये सारी कैलकुलेशन एक बार घर पे जरूर करिएगा। कॉपी पे ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर ना हो तो भी आप कॉपी पे भी इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो जनरल एंट्री है इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, और जनरल एंट्री में भी कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है आंसर, ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, किस तरीके से करना है, कौन सा फिगर उठाना है। ठीक, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो कल की क्लास में हम ये सारी कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर लेंगे कि जनरल एंट्री में कौन सी अमाउंट आपको उठानी है, कितने से अकाउंट को डेबिट करना है, कितने से क्रेडिट करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। हेलो अलाइना, गोविंद, पलक। नहीं सर, नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं क्लास ओवर करता हूँ। ओके, बाय।